गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। दो 2018 तक चीजें हो गई थी, 2017 की बात करते हैं। टू 2017 2017 20 का भी क्वेश्चन जो है, हाँ 2017 हो गया है, 17 बता दिया था। अच्छा ठीक है, 2016 बताना है। 2020 का भी क्वेश्चन जो है तुम लोगों में किसी ने भेजा हुआ था, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं कैसा है। गुड इवनिंग सबको। 2017 हो गया है तो 16 में चलते हैं। 16 में देखो, हाँ ठीक है। 16 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए है, कह रहा है कि हाउ द डीडी स्पेक्ट्रा इज डिफरेंट फ्रॉम एफ स्पेक्ट्रा। ठीक, कह रहा है कि डीडी ट्रांजिशन या डीडी स्पेक्ट्रा और एफ स्पेक्ट्रा में क्या अंतर होता है, ये चीज हमें बताना है। और एक चीज कि चूंकि 2 नंबर में पूछा हुआ है तो उसी हिसाब से चीजें आपको जाननी है ना। समझो एक बार फिर से इसको, ठीक है। आपको बताया गया था जब डीडी ट्रांजिशन की बात की जाती है, डीडी ट्रांजिशन और एक और होता है एफ ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन, ठीक है, क्लियर। डीडी ट्रांजिशन में आपको बताया गया कि डी ट्रांजिशन में डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू हायर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, हायर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलर पैटर्न यहां भी होता है ये एफ ट्रांजिशन में, ठीक। अब एक चीज और बताया गया कि जो भी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर, तो ये सारी चीजें गवर्न होती है सिलेक्शन रूल से। किसके अकॉर्डिंग होती है? सिलेक्शन रूल से, ठीक, सिलेक्शन रूल से। तो सिलेक्शन रूल जो है वो 2 तरीके का होता है, एक ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल होता है, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, या इसी को लैपोर्टे सिलेक्शन रूल बोलते हैं, ठीक। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, ठीक है, क्लियर, बात आई समझ में। तो ये होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न होता है। तो डीडी ट्रांजिशन एफ ट्रांजिशन से कैसे डिफरेंट है, ये चीज आपको बताई जा रही है। ट्रांजिशन कहने का मतलब स्पेक्ट्रा से है, ठीक। ये जो डीडी ट्रांजिशन होते हैं, इस पे इसके जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो हमें ब्रॉड मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? ब्रॉड मिलती है। और इसकी स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? हमें शार्प मिलती है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन शार्प मिलती है। इसमें ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, ये कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, जैसे ये हम करते हैं इस तरीके से हमको मिलेगा। तो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है ड्यू टू द डीडी ट्रांजिशन, ब्रॉड इस तरीके से। और जब हम शार्प की बात करते हैं तो यही स्पेक्ट्रम हमको ऐसे दिखाई देता है, ये जो होता है ये शार्प लाइन हमें मिलती है, ठीक। एक चीज ये हो गया। एक जो दूसरी चीज होती है कि जो डीडी ट्रांजिशन होती है, इसके स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इंटेंसिटी क्या होती है ना? स्ट्रांग होती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा बोल दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है? स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। अच्छा, ये स्ट्रांग क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद में एफ ट्रांजिशन में क्या होता है? आपका वीक एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? वीक एब्जॉर्प्शन होता है। ये वीक एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि
4f वाला ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, बहुत ही इनसाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, इनसाइड होता है। इस इनसाइड होने के कारण जो है ना, लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से उतना इफेक्टिवली अप्रोच नहीं कर पाता है, इसीलिए इनका जो एब्जॉर्प्शन पाया जाता है वो क्या होता है, वो वीक होता है। जब हम 3D मेटल या 4D मेटल की सीरीज की बात करते हैं तो d ऑर्बिटल जो है वो कंपैरेटिवली 4f या क्या 5f ये और बाहर के साइड रहता है। बाहर के साइड होने के कारण लिगेंड बड़े इजीली अप्रोच कर जाता है। इजीली अप्रोच करने के कारण जो है हमें इसका क्या मिलता है, स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन मिलता है। ठीक है, स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपके शॉर्टर वेवलेंथ के साइड से जो है वो ना एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये लॉन्गर वेवलेंथ पे जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये होता है डी ट्रांजिशन और एफ ट्रांजिशन में अंतर। अब चूंकि इसके बारे में आपको बताया गया है कि जब ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में जब हम बात करते हैं तो T2G से EG जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है और फिर उसके बाद में हमें क्या मिलता है, कलर मिलता है। जो भी कलर का रेडिएशन का या जिस कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो हमें ना रिजल्ट के तौर पे मिलता है। ठीक है, बात आई समझ में इतना। तो ये इतनी चीजें हैं, अब इसी को आपको लिखना है। चलो लिखो, लिखो, पॉइंट करके लिखेंगे। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ transition metal elements is because of the DD transition of electrons, DD transition of electrons। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द कलर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, द कलर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, the color of inner transition elements within bracket F block elements, within bracket F block elements, F block elements, the color of transition inner transition element within bracket F block elements is because of the FF transition, is because of the FF transition, FF transition। FF ट्रांजिशन फुल स्टॉप के बाद में लिखेंगे, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ FF स्पेक्ट्रा। अगला पॉइंट लिखेंगे, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ FF स्पेक्ट्रा इज शार्प, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ FF स्पेक्ट्रा is sharp whereas the spectral line of DD spectra is broad, the spectral line of DD spectra is broad, is broad। is broad।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द शार्पनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एफ स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है द शार्पनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एफ स्पेक्ट्रा the sharpness of spectral line of एफ spectra is because of the selection rules allowed transition. Selection rules allowed transition. Selection rules allowed transition. नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द एफ स्पेक्ट्रा शो वीकर एब्जॉर्प्शन। द एफ स्पेक्ट्रा शो वीकर एब्जॉर्प्शन whereas DD spectra show stronger absorption. Stronger absorption. Stronger absorption. फुल स्टॉप बाद में since there is weak interaction with in between since there is weak interaction in between inner transition element and ligands, inner transition element and ligands inner transition elements and ligands, so more energy is required so more energy is required to cause so more energy is required to cause more intense splitting. मोर इंटेंस स्प्लिटिंग विद इन ब्रैकेट लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एफ ऑर्बिटल्स सिचुएटेड
वेरी इनसाइड ऑफ एटम। इनसाइड ऑफ मेटल लिखो, एटम नहीं, ज्यादा सही है, इनसाइड ऑफ मेटल। इसीलिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लिख लिए हो तो आगे चला जाए। लिख लिए हो तो बताओ, टेक्स्ट करो। क्लियर, ठीक है। देखो इसके बाद में सी है, क्या है, 1 का सी। वन के सी में क्या है, ड्रा मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ येनो मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में सिलिकॉन्स और बोराजीन है, 60 नोट लिखना है। ये लिख लेंगे आराम से, बताओ हो जाएगा। एक में सिलिकॉन्स कहा है, दूसरे में बोराजीन। क्लियर है, हो जाएगा ना। हाँ 2 मार्क्स का है। बहुत कुछ उसमें लिखना नहीं है, बस डायग्राम ड्रा करके फिर उसके बाद में जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, कहां जा रहा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेडियस रेशियो रूल को क्या करें, एक्सप्लेन करें और बताएं, और फिर उसके बाद में एक्सप्लेन द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl। रेडियस रेशियो रूल और इसके इंपॉर्टेंस या यूजेस, कहने का मतलब यह है कि इसी रूल के अकॉर्डिंग ही तो हम सारे जो है स्ट्रक्चर्स को पता करते हैं। तो NaCl का स्ट्रक्चर रेडियस रेशियो रूल या गोल्ड स्मिथ रूल के बारे में जो है ये बताना है, ठीक है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं हाँ ये देखिए, अब जब आप इनऑर्गेनिक में 60 नोट लिखेंगे ना 4.5 मार्क्स में, तो कोशिश करो कि वो 1 पेज का नहीं, कम से कम 1.5 पेज का हो। केमिकल रिएक्शंस इतने होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखोगे, प्रिपरेशन लिखोगे, तो वो बड़े आराम से हो जाएगा। और स्पेशली सिलिकॉन और बोराजीन में तो और हो जाएगा, ठीक है। 1 पेज से ज्यादा रहे, 1 पेज से चाहे तो 2-4 लाइन ही ज्यादा लिख दो, लेकिन ज्यादा रहे। और यूनिवर्सिटी की कॉपी भरना जो है वो बहुत इजी है, प्लेन कॉपी होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। तो कॉपी भरना जो है कोई बहुत ना डिफिकल्ट चीज नहीं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट करते चलो, इंपॉर्टेंस में यही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में आप एक हेडिंग लिख करके लिखेंगे बस, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो उसी में पगलाओगे ना। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल। एक दो पॉइंट लिखना है, लिख लो लिखो। With the help of radius ratio rule, we can know. With the help of radius ratio rule, we can know. With the help of radius ratio rule, we can know coordination number and coordination number
एंड कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ आयनिक सॉलिड्स कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब तुम लोग थर्ड ईयर में पहुंच गए हो, थोड़ा सा चीजें जो है ना अपने मन से भी करना चाहो तो कर सकते हो ना, सीखोगे थोड़ा बहुत तो जो है आगे काम देगा। हो गया? अगला लिखिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड्स, द स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर्स नहीं, द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड्स कैन बी ड्रॉन, the structure of various ionic solids can be drawn with the help of radius ratio rule, with the help of radius ratio rule. Example AX type solid, AX type ionic solid लिखना, AX type आयनिक सॉलिड, आगे ब्रैकेट में लिख लेना NaCl, CHCl, ZnS एटसेट्रा। AX2 टाइप सॉलिड, आयनिक सॉलिड, इसमें CaF2, CaI2 एटसेट्रा। हो गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 का है, डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है, कोशिश करिएगा, ये इसमें कई चीजें पूछी हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज दिया है। ठीक, तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आप सारे नहीं लिखेंगे, 2 के बारे में लिखेंगे, फिर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में आप बताएंगे किस तरीके से है। ठीक, टेबल आप कई नहीं बनाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल एक ही में बता देंगे, और चाहे तो आप कलर का भी जो है टेबल उसी में बना देंगे। ठीक है, टेबल 1 बना दीजिए या मैक्सिमम 2 बना दीजिए, और लिखेंगे इस पूरे में क्वेश्चन नंबर 4 में कम से कम आप मिनिमम जो है लिखेंगे वो 3 पेज का। अगर 2 टेबल बनाएंगे तो 1 पेज का आपका वही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 पेज जो है वो आपको लिखना है कि इस तरीके से बताई गई हैं सारी चीजें। हो जाएगा या नहीं ये बताओ, हो जाएंगी? जल्दी बताओ। ठीक है, बाकी सब भी जो है टेक्स्ट करते रहो, पता चलते रहे। देखो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है,
हिटलर लंडन थ्योरी क्या है, इस पे 60 नोट लिखना है। पाउलिंग स्लेटर थ्योरी क्या होती है ये लिखना है, ठीक है। ये आप पहला वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें हिटलर लंडन थ्योरी अलग लिखाया गया, पाउलिंग स्लेटर अलग लिखाया गया है, तो दोनों को आपको डिस्क्राइब करके लिखना है किस तरीके से है, ठीक है, क्लियर। सर 3 वाले में NaCl का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हाँ लक्ष्मी, NaCl का स्ट्रक्चर पूछा है, बनाना है। NaCl का स्ट्रक्चर बनाना है। टू 2015 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पूछ रहा है YB में क्या है 2+, फिर उसके बाद में सीरियम 4+, फिर उसके बाद में EU 2+, फिर उसके बाद में TB 4+। कह रहा है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें है, ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता किससे चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इसका देखो थोड़ा सा, ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, यहां पे लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ce4+ इज इक्वल टू जीनान, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 4F0 और 5D0 और यहां पे 6S0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी बताओ भी बराबर 0। बोलो लिया। अगले का ऐसे ही करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो सबका। YB 2+, जीनान 4F13 5D1 और फिर उसके बाद में 6S0। इलेक्ट्रॉन भर दो, F वाले से हमें मतलब है यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे का कर लोगे या नहीं जल्दी बताओ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जितने आयंस दिए हैं लेंथेनाइड के सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, जितने भी रहेंगे उतने बता देंगे, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। कर लोगे आगे का, जल्दी से टेक्स्ट करो। और लोग भी बताओ, देख रहा हूं ना, बस केवल 2-3 लोग ही जो है टेक्स्ट कर रहे हैं और फिर बाद में चिल्लाएंगे कि ये चीज़ तो जो है सॉल्व नहीं कराया, कि पढ़ाया नहीं, क्या कैसे। नेक्स्ट वाले में 4th,
क्या विकास क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ उतना ही होगा। अगले में देखो, फिर उसके बाद में इसमें स्ट्रॉन्ग, हाँ बस जो है इसमें इतना ही था। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है CO और N2 का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ड्रा करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, हो जाएगा ना। N2 का कितना आएगा 3.0, CO में जाएंगे तो कितना 8 और 6 14, यहां भी कितना आएगा 3.0। इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फर्स्ट है कि ए है, ए है 2 का ए। 2 के बी में कहा है, बी में कह रहा है कि वाई CO हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन CO इटसेल्फ, ठीक है। कह रहा है कि CO का प्लस का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में ना, CO के कंपेयर में। इसका रीजन यही, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है CO का। कॉपी पलट के देखना, वहां पे एक एक्सेप्शन लिखाया गया आपको, ठीक है, कि CO ना प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 2.5 आता है, बट एक्सपेरिमेंटल जो है वो 3.5 आता है। ये इसलिए क्योंकि ना sp मिक्सिंग होती है, उसका बाकायदे आपको मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रा करके बताया गया है और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताया गया है कि ये इस तरीके से होता है, इसीलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉपी पलट के देखो लिखे हो कि नहीं लिखे हो इसको, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको लिखाया गया है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछता है। पहला वाला जो चैप्टर इनऑर्गेनिक का पढ़ाया है उसमें जो है ये बकायदा CO प्लस के बारे में जो है लिखाया गया है कि ये इस तरीके से होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बताएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा ना, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। लिखाया गया है, क्लियर है। ठीक है सही। फिर उसके बाद में आना है, हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में आप आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और आयन एक्सचेंज मेथड से इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, हो जाएगा क्लियर। ठीक है नेक्स्ट में देखना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिलिकॉन्स क्या होते हैं और इनके प्रिपरेशन का मेथड लिखना है और इनका एप्लीकेशन या क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इसमें जो है ना प्रिपरेशन का मेथड और जो है सिलिकॉन्स क्या है ये बताए गए हैं। एक जो है वो आपको नहीं बताया गया है, ये इसमें जो है कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं सिलिकॉन्स के, ठीक है एप्लीकेशन। तो ये जो है 4-6 लाइन का है, सिलिकॉन्स का एप्लीकेशन जो है छोटा सा है, उसको मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो 4-5 लाइन का है कि सिलिकॉन्स को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं ना, या कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, ये जो है ना स्पेशली जो है यूज किया जाता है जितनी भी हमारी डिवाइसेस बनती हैं, ठीक है, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो बनती हैं, ठीक है, उन सब में जो है यूज करते हैं। फिर उसके बाद में ना इसको जो है आगे चल करके ना कि पॉलीमर्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है, एक तरीके का इनऑर्गेनिक पॉलीमर तो है ही, ठीक है, पॉलीमर की हेल्प से जो है हम अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एप्लीकेशन में जो है आप ना 2-3 पॉइंट करके लिखेंगे, वो आपको मैं भेज दूंगा, तो आप उसी तरीके से उसको ना लिख लेंगे, हो जाएगा।
फिर उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट का है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, रिड्यूस्ड में उसको हटाया गया है ना। बैंड थ्योरी या तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, वो सिलेबस में नहीं मेंशन है, तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। ठीक है, टेक्स्ट करते रहो, पता चलता रहे मुझको। इसके बाद में देखो 2014 2014 में क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। जल्दी से बताइए। इसके बाद में ये भी बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या है 1 का सी है, कह रहा है कि C4+ के पास में कोई भी F इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो F इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कलर्ड होता है, ऐसा क्यों? बताओ जल्दी से। C4+ के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ये कलर्ड होता है, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, वाई में यही हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा?
टेस्ट करो। Ce4+ के पास में कोई भी F इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन कलर्ड होता है, ऐसा क्यों होता है ये बताना है। जल्दी से टेक्स्ट करो। नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? (4+ ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन में। अरे ये कलर्ड होता है, कलर की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका क्या मतलब है? 4+ तो दे ही दिया है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की बात थोड़ी ना हो रही। बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर में भी इसमें मेटल टू लिगेंड होगा, कहने का मतलब MlCt स्पेक्ट्रा, ठीक है। लिखो इसके बारे में, लिखो। Ce4+ आयन हैज नो F इलेक्ट्रॉन्स। Ce4+ आयन हैज नो F इलेक्ट्रॉन्स। Ce4+, Cerium4+ ion has no F electrons, no F electrons. Despite this, its solution intense. Despite this, its solution is intense yellow in color, because of the charge transfer spectra, because of the charge transfer spectra. Because of the charge transfer spectra. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिखिएगा। अगला, सीरियम इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। 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 तो
an electronic charge transferred from an electronic charge transferred from ligand orbital to metal orbital, ligand orbital to metal orbital, that is LMCT, that is LMCT, which is responsible for intense yellow color of cerium 4 plus ion, which is responsible for intense yellow color of cerium 4 plus ion. तो 4 प्लस आयन हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, इसको जो है नेक्स्ट वाले टर्न पे आपको बताएंगे, सी के बाद में डी वाला जो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखवाना है ज्यादा ना और समझाना है, तो थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको छोड़ करके बाकी जो है क्वेश्चंस जो है उसको बता दें आपको, ताकि इस ईयर का कंप्लीट हो जाए। टाइम रहा होता ना तो इसको लिखवा देते, इसमें जो है लगभग 10 मिनट के करीब में जाएगा, ठीक है। तो टाइम कम होने के कारण ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का डी है ना, इसको जो है अगले वाले टर्म पे आपको ना लिखवाएंगे और बताएंगे किस तरीके से है, लेकिन उससे बाद के जो है क्वेश्चंस जो है आप ना आपको डिस्कस करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में डी को आप छोड़े रहिएगा, इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। यफ है, यफ में बोल रहा है कि O2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और O2 प्लस का क्या है, ज्यादा है, ठीक है। O2 प्लस का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है और O2 का कम है, ठीक। तो एज यूजुअल आपको बताया गया, फार्मूला लिखाया गया है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आप O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे ना, जितना आएगा, कितना आएगा, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 2.0, क्लियर है। फिर उसके बाद में O2 प्लस का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.5, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2.5। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर जो है ज्यादा है, 2.0 जो है वो कम है, तो आप लिख देंगे क्या कि ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इसीलिए O2 का जो है ज्यादा है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर दिया, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया वो आप लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे O2 का, फिर उसके बाद में O2 प्लस का करेंगे, फिर नीचे लिख देंगे बॉन्ड ऑर्डर ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसीलिए जो है O2 का कम है और O2 प्लस का क्या है, ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखिएगा लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है NO का और किसका, O2 का, क्लियर है चीजें। 2 का ये है A। बी में कह रहा है कि NO प्लस जो है ना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है NO के कंपेयर में ना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, NO में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 15 कहने का मतलब क्या, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, NO प्लस में कितना 3.0, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा
और उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है डाटा बताया गया, इसी तरीके से इसका दोनों का अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए, नीचे लिखिए बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो ना NO प्लस हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन NO, बस इतना लिखना है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, नीचे ये फार्मूला लिख करके एक लाइन लिख देना कि इस तरीके से है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने से ही पता चल जाएगा कि ये है, और ये फार्मूला लिखना जरूर ना जो आपको बताया गया है। हो गया? फिर उसके बाद में हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑक्सीकरण स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में बोराजीन का जो है वो प्रिपरेशन लिखना है ना, और स्ट्रक्चर लिखना है, ये भी हो जाएगा, रिपीट है। और क्वेश्चन नंबर जो है 7 में सीसीपी स्ट्रक्चर क्या होता है और NaCl का स्ट्रक्चर बनाना है। सीसीपी स्ट्रक्चर NaCl का स्ट्रक्चर ही तो सीसीपी स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो उसी को जो है NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि ये क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, बताइए समझ में। लिखना चाहे तो आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे ना, और फिर उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको बताया गया रहा होगा सॉलिड स्टेट के बारे में। सीसीपी के बारे में भी जो लिखना चाहे तो 2-4 लाइन लिख सकते हैं ना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में जब जाते हैं सीसीपी या FCC, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, नंबर आप ना एटम भी निकाल सकते हैं वहां पे अगर लिखना चाहें तो, लेकिन बहुत कंपलसरी नहीं है। तो आप चाहे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में थोड़ा सा लिख करके फिर NaCl के स्ट्रक्चर को जो है ड्रा कर सकते हैं। बोलो, क्लियर है चीजें? टेक्स्ट करो सर, 7 वाला लिखवा दीजिए सीसीपी का, ठीक है। इसको जो है नेक्स्ट वाले टर्न पे लिखवा देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सीसीपी के बारे में, और वो जो समेरियम यूरोपियम का है उसको समझाना भी है, बता भी देंगे। ये चीजें दोनों चीजें ना नेक्स्ट टर्न पे लिखा देंगे। 2020 का जो क्वेश्चन है इसको और सॉल्व कराएंगे आपको। फिर उसके बाद में इसके पीछे के जो क्वेश्चंस आए हैं कम से कम 2 साल के और आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 नहीं तो कम से कम 1 साल का तो जरूर सॉल्व कर लेना कि ये इस तरीके से होता है। ये दोनों जो है चीजें आपको ना सीसीपी के स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर उसके बाद में वो जो लेंथेनाइड वाला एक कंपलसरी वाला है उसको ना आपको करवा देंगे। ये बात हो गई। और फिर उसके बाद में दूसरी बात कि कल जो है वो क्लास आपकी नहीं रहेगी, केमिस्ट्री वाली जो है क्लास वो नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में जो है मिलेंगे ना आगे जो भी क्लासेज होंगी। तो ध्यान से सुन लो, जो है कल क्लास मेरी नहीं रहेगी केमिस्ट्री की, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, धन्यवाद सभी को।